हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है सुदीप कुंडू, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पार्स सारथी एजुकेशन सर्विसेज। आप सभी का इस चैनल पे पार्स सारथी एजुकेशन सर्विसेज पे दोबारा स्वागत है। आपने और हमने मिलके एक जर्नी की शुरुआत की थी जिसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण के अंतर्गत मैंने आपको पिछले पार्ट में सिखाया था कि किस तरीके से हम केमिकल्स को रिएक्ट करते हैं। हमने चैप्टर की शुरुआत की थी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम उसी का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। उन लोगों से अनुरोध है जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वाले वीडियो का लिंक दे दिया गया है। आप उस पार्ट को जरूर देखें और उसके बाद आप इस क्लास को देखें, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको शायद ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा है उन लोगों से निवेदन है कि वो इस पूरे पार्ट में बने रहे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा देख लिया तो मेरा ये दावा भी है और विश्वास भी है कि हर एक बच्चा, चाहे कितना भी मुश्किल से मुश्किल उसके सामने केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए आ जाए, इक्वेशंस लिखने के लिए आ जाए, वो कोई भी रिएक्शन को अच्छे से पूरा लिख पाएगा। ये भरोसा आपको भी मेरे पे कुछ देर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं ताकि आज की क्लास हमें अच्छे से फ्लो आ जाए। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि व्हाई डू केमिकल्स रिएक्ट। तो हमने इसका रीजन जाना था कि केमिकल्स रिएक्ट विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। ये स्टेबल कैसे होते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स या तो डोनेट करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके या गेन करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट रूल के तहत। तो इस तरीके से वो स्टेबल होते हैं। और जब वो लोग अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और रिसीव करते हैं तो उनके बीच में हो जाता है केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन के करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड। जैसे हमने देखा था कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया। सोडियम ने डोनेट किया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया और ये NaCl बन गए जो कि एक कंपाउंड है। ऐसे ही मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए थे। इस तरीके से बन गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है। इसी तरह हमने एल्यूमिनियम की भी बात की थी। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 दे रहा है, इसको 2 चाहिए, बन नहीं रही बात। तो हमने देखा था कि एक और एल्यूमिनियम आ गया था, दोनों मिलके 6 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के भी ऐसे 3 लग गए, तो ये 2 2 2 6 और यहाँ पे ये 3 और 3 6, ऐसे मिलाकर हमने देखा था कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, जिससे बन गया Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक कंपाउंड। लेकिन एग्जाम में बैठकर आपके पास इतना समय नहीं होगा कि यहाँ पे जो है इसको ऐसे 6 बना दिया, इसको ऐसे 6 बना दिया, इस तरीके से Al2O3 हुआ। ऐसा हमारे पास एग्जाम में बैठ के समय नहीं होगा। इसीलिए एक इजी मेथड है जिसको कहते हैं क्रॉस वैलेंसी मेथड। ये क्रॉस वैलेंसी मेथड अगर आपने सीख ली तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को इजीली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आज का जो पर्पस है इस वीडियो का वो है कि क्रॉस वैलेंसी किस तरीके से की जा सके ये सिखाना। तो आज मैं आपको क्रॉस वैलेंसी पढ़ाऊंगा और क्रॉस वैलेंसी को मैं आपको 3 लेवल पे पढ़ाऊंगा। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की बात करेंगे, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी जानेंगे। लेवल 2 में हम जानेंगे पॉली एटॉमिक आयंस की वैलेंसी। और लेवल 3 में जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में नहीं आते हैं लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जो हमें बहुत ज्यादा काम आते हैं, जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, एसेट्रा एसेट्रा, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये जो हमारे लेवल 1 में नहीं थे इसको हम इसमें कवर करेंगे। तो सम अदर एलिमेंट्स। तो हम लोग सिस्टमैटिक वे में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके सारे के सारे सब्सटेंसेस की वैलेंसी जान लेंगे। एक बार आपको सबकी वैलेंसी आ गई फिर उसको क्रॉस करके उसका फॉर्मूला लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आज हम लोग
बिना किसी देर किए लेवल 1 स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपने नोटबुक में इसी तरीके से लेवल 1 टेबल, लेवल 2 टेबल एंड लेवल 3 टेबल को बनाते रहिएगा, ताकि तीनों लेवल आपके सामने जब आ जाए एक टेब्यूलर फॉर्म में, तो आपको ये क्रॉस वैलेंसी यूज करना बहुत आसान लगेगा। पहले लेवल 1 पढ़ने के लिए आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिखने हैं, और जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं इसी तरीके से लिखिएगा, ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, इधर हीलियम Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, Nk and Ca। ये हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये है हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। अब हम इन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की क्या जानने वाले हैं? वैलेंसी जानने वाले हैं। अब बिफोर नोइंग द वैलेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म वैलेंसी? देखिए, किताबी डेफिनेशन तो वैलेंसी का ये है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी। समझ में आया कुछ? नहीं। तो इसको साफ शब्दों में समझिए। वैलेंसी का मतलब किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, या जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करने हैं, या जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने हैं, उस नंबर को हम वैलेंसी कहते हैं। तो इसका मतलब स्टेबल होने के लिए अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसकी वैलेंसी होगी 1, अगर कोई 2 डोनेट कर रहा है उसकी वैलेंसी होगी 2, इसी तरह अगर कोई एक रिसीव कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 1, अगर कोई 2 रिसीव कर रहा है उसकी वैलेंसी 2, अगर कोई 3 रिसीव कर रहा है उसकी वैलेंसी 3। लेकिन अब अगर हम देखें कार्बन और सिलिकॉन को, ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि वैलेंसी क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसीव्ड और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, उस नंबर को हम वैलेंसी कहते हैं। तो इन दोनों की वैलेंसी निकल कर आती है 4। तो अगर हम लोग सबकी वैलेंसी देखना चाहे तो पहले लिखनी पड़ेगी हमें सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पिछले क्लास में जैसे मैंने समझाया था, लेट से हम लोग ले लेते सोडियम, इसका नंबर है 11। तो पहले रिंग में 2 जाएंगे, दूसरे रिंग में 8 और तीसरे रिंग में 1। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। हम सभी की ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नीचे नीचे लिख लेंगे। तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 1, इसका 2, इसका हो जाएगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9। ऐसा आता है क्या? नहीं। तो ये क्या आएगा? अभी तो देखा, ये आएगा 2,8,1। फिर ये होगा 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7, 2,8,8, 2,8,9। नहीं, क्या आएगा? 2,8,8,1 और ये आएगा 2,8,8,2। तो इस तरीके से अभी हमने सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली है। अब हम इनकी वैलेंसीज देखेंगे। तो अगर मैं जैसे सोडियम की बात करूं, तो सोडियम के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसको स्टेबल होने के लिए 2 ऑप्शंस है, या तो कहीं से ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो ये क्या करता है? 7 इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। इसी तरह अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम के लास्ट में 1 है, अगर उसने इसको डोनेट कर दिया तो लास्ट में इसके पास 8 बचेगा। और हमने ऑक्टेट रूल में पढ़ा था, या तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो, जैसे इसका 18 हो सकता था, क्योंकि थर्ड की कैपेसिटी 18 होती है, तो इसमें 18 तो नहीं बन रहा, बट मिनिमम 8 होने से भी ऑक्टेट तो पूरा हो सकता है। इसका मतलब अगर इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो फिर लास्ट में बचेगा 8 और ये बन जाएगा स्टेबल। इसका मतलब क्या करना है? उसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो इसकी भी वैलेंसी हो जाएगी 1। सोडियम की भी हमने देखी 1। अब लिथियम की बात करते हैं। लिथियम के पास 2,1 है, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके पास बचेगा 2।
फर्स्ट शेल की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 2। इसका मतलब एक डोनेट करते ही इसके पास बच जाएंगे 2 और एक शेल में कैपेसिटी होती है 2। तो हमने देखा था कि अगर शेल कंप्लीटली फिल्ड है तो स्टेबल है। इसका मतलब एक डोनेट करने पे ये भी स्टेबल है, तो लिथियम की भी वैलेंसी 1। और हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास है ही एक, तो ये एक भी अगर डोनेट करके किसी के साथ जुड़ जाए तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है जिसको एक के नीचे एक लिखी है, इन सभी की वैलेंसी निकल के आएगी 1। ऐसे ही बेरिलियम ने अगर अपना 2 डोनेट कर दिया तो इस रिंग में रहेगा 2 और इसका ये रिंग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 2,8,2 है, 2 दे देगा तो इसके पास बच जाएंगे 8, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद 2,8,2, तो यहाँ पे अगर इसने 2 निकाल दिया तो यहाँ पे बच जाएगा 8, और अगर 8 बच गया तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये भी स्टेबल है। इसका मतलब ये सभी लोग 2 डोनेट कर देंगे तो इन सबकी वैलेंसी हो जाएगी 2। ये सब 3 डोनेट कर देंगे, 3 डोनेट करने से इधर 2 रहेगा, यहाँ पे 3 डोनेट करने से इधर 8 रहेगा, तो इससे ये बैलेंस हो जाएंगे, मतलब स्टेबल हो जाएंगे। तो ये हो गया इधर 3। कार्बन और सिलिकॉन ना तो डोनेट करते हैं ना तो रिसीव करते हैं, ये क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं। इसको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। हम एक अलग से वीडियो में इसको समझेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि ये 4-4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके स्टेबल होते हैं, तो इसीलिए इनकी वैलेंसी हो जाती है 4। अब अगर मैं नाइट्रोजन की और फास्फोरस की बात करूं, दोनों के अंत में है 5, या तो 5 डोनेट करे या तो 3 रिसीव करे। तो 3 रिसीव करना आसान हो जाएगा 5 डोनेट करने से, इसलिए दोनों ही 3-3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर स्टेबल होते हैं, इसीलिए वैलेंसी 3। ये दोनों ही 2-2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर स्टेबल होते हैं, तो वैलेंसी 2। ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाएंगे क्योंकि लास्ट में 8-8 आ जाएगा, तो इस तरीके से इसकी वैलेंसी 1। ये जो है ये पहले से ही स्टेबल है क्योंकि इसकी रिंग में 2 है, पहले से कंप्लीट है। इसमें 2,8 है, इसमें 8 भी आ गया और कंप्लीट भी हो गया क्योंकि सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 होती है। इसमें 2,8,8, थर्ड वाले की कैपेसिटी 18 होती है, लेकिन अगर 18 नहीं फुलफिल हो रहा तो मिनिमम 8 चाहिए थे, तो यहाँ पे मिनिमम 8 है, तो ये भी स्टेबल है। तो ये सारे के सारे पहले से ही स्टेबल है, तो इसीलिए ना तो इसको कुछ लेना है ना तो कुछ देना है, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। तो वैलेंसीज अगर हम लोग फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की देखें तो ये है 1 2 3 4 3 2 1 0, इसीलिए लास्ट वाले को हम 0 ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 0 ग्रुप है, ये 0 ग्रुप को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज नोबल गैसेस। ठीक है, तो इसको 0 ग्रुप कह लो या नोबल गैसेस कह लो, ये पहले से स्टेबल है, इनको स्टेबल होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दे आर ऑलरेडी स्टेबल। सो इसका मतलब इन सब की वैलेंसी हमें याद करनी है। ठीक है, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूं सोडियम की, सोडियम का नंबर है 11। पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो नंबर होता है वो प्रोटॉन्स के बराबर होता है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन्स हो जाएंगे 11 प्लस उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक न्यूट्रल एटम में, तो यहाँ पे हो जाएंगे 11 माइनस, लेकिन इससे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 आएगा और ये अनस्टेबल है। तो अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10, एंड प्लस 11 माइनस 10 निकल के आ जाएगा +1। तो हम सोडियम को कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे Na+, और ये क्या है, ये एक आयन है। अब ये कैसे टाइप का आयन है, इस वाले आयन में सिर्फ सोडियम को छोड़कर और कोई भी दूसरे टाइप का एटम नहीं है, तो एक ही टाइप का एटम है सोडियम का, इसीलिए ऐसे टाइप के आयंस को मोनो एटॉमिक, मोनो मीन्स 1, एटॉमिक मतलब एटम, तो 1 एटम वाले आयंस कहे जाते हैं, मोनो एटॉमिक आयंस। तो जैसे आपको याद हो मैंने कहा था लेवल 2 में हम पॉली एटॉमिक आयंस पढ़ेंगे। सो अभी हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के मोनो एटॉमिक आयंस की वैलेंसी देखी है। इसका मतलब अगर मैं यहां से निकाल लूं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का नंबर जो है वो है 8, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा 2,6। इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स फिलहाल होंगे 8 प्लस, इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 माइनस, बट जैसे हमने देखा स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो यहाँ पे जो है ये 6 का चेंज होके हो जाएगा 8। जब ये 8 हो जाएगा तो यहाँ पे टोटल 2 और 8 मिलके हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये +8 माइनस 10 क्या बन जाएगा -2। इसका मतलब मैं ऑक्सीजन को ऐसे लिख सकता हूँ O2 माइनस।
तो ये क्या है, ये भी एक आयन है। कैसा टाइप का आयन है, नेगेटिवली चार्ज, मतलब यस, एनायंस। और ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैटायन, और इसको कहते हैं एनायन। अब यहां पे भी क्या ऑक्सीजन के सिवाय और कोई दूसरा एटम है, नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या हुआ, एक मोनो एटॉमिक आयंस। ऐसे ही हमने लेवल 1 में जितने भी देखे हैं ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक आयंस है। आई होप आपको लेवल 1 समझ में आ गया, ये कैलकुलेशंस भी समझ में आ गए। आप अब जल्दी से क्या करिए, ये जो टेबल मैंने बनाया है अगर आप साथ साथ में नहीं लिख पाए हैं तो फिर इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको बाद में अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, डन। चलिए, सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेवल 2 के तरफ। लेवल 2 में हम देखने वाले हैं पॉली एटॉमिक आयंस। अब जो पॉली एटॉमिक आयंस है इसका क्या मतलब है, जैसे अभी हमने देखा ऑक्सीजन 2- ये अकेला एक ही टाइप का एटम था जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट था। बट अब हमें कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस पूछे जाएंगे जैसे कि सोडियम सल्फेट। अब ये सल्फेट क्या है, सल्फेट का मतलब होता है SO4। अब SO4 का जो वैलेंसी है वो आता है 2-, तो ये जो SO4 है ये तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, बट मैं आपको ये समझा रहा हूं कि पॉली एटॉमिक आयंस क्या है। अब अगर मैं इस आयन को इस आयन से कंपेयर करूं, यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट थे, जबकि यहां पे जो है यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के आयंस प्रेजेंट, एटम्स प्रेजेंट है। तो यहां पे हमारे पास सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, इसका मतलब एक से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको कहा पॉली एटॉमिक आयन। ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो हाइड्रोक्साइड होता है OH-, तो यहां पे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी है, सो ये भी क्या हो गया, पॉली एटॉमिक आयन हो गया। ऐसे ही अगर मैं कार्बोनेट की बात करूं तो कार्बोनेट होता है CO3 2-, ठीक है। तो ये जो है इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। क्या पॉली एटॉमिक में सिर्फ दो ही होते हैं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि बाइकार्बोनेट या इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये होता है HCO3-, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन भी है, इसमें तो 3 आ गए। सो इन सब को कहा जाता है पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है। अब इन पॉली एटॉमिक आयंस की भी वैलेंसी होती है, ठीक है। अब इन पॉली एटॉमिक आयंस की जो वैलेंसी है हम उसका चार्ट देखेंगे। इसमें वैलेंसी वही 1 2 3 ऐसे ही होते हैं, किसी की वैलेंसी 1 होगी, किसी की 2 होगी और किसी की 3 होगी। इसको हम लोग एक टेबल के फॉर्म में देखेंगे और उस टेबल को याद कर लेंगे, ठीक है। सो मेरे साथ साथ आप लोग भी टेबल बनाते हुए चलिए। सो ये जो टेबल है, इस टेबल में भी हम लोग कैटायंस एंड अनायंस दोनों देखने वाले हैं, ठीक है। अब इस साइड में हम लोग सिर्फ कैटायंस देखेंगे। कैटायंस क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, ठीक है। और नीचे वाले में हम लोग एनायंस देखेंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, ठीक है। अब टेबल तो ऐसे बनाना है हमें। उसके बाद यहाँ पे जो हमने 3 जगह छोड़े हैं इसमें हमें लिखना है मोनोवैलेंट, मतलब वैलेंसी 1, डाईवैलेंट मतलब वैलेंसी 2 और ट्राईवैलेंट जिसकी वैलेंसी है 3। ऐसे ही यहाँ पे एनायंस में भी मोनोवैलेंट वैलेंसी 1,
डाईवैलेंट वैलेंसी 2 और ट्राईवैलेंट वैलेंसी 3। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैटायंस के लिए कम जगह और एनायंस के लिए ज्यादा जगह छोड़ी है, क्योंकि ऐसा ही है। कैटायंस में सिर्फ एक ही है, वो भी मोनोवैलेंट में है, दैट इज NH4+। NH4+ जो है दिस इज कॉल्ड अमोनियम। ठीक है, दिस इज अमोनियम, ये है NH4+। प्लस मतलब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लस लिखा है, मतलब यहाँ पे सामने 1 है, और 1 मतलब उसकी वैलेंसी 1 है, तो अमोनियम। ठीक है, जैसे मान लो आपको पूछ दिया अमोनियम क्लोराइड, तो उसमें अमोनियम NH4 है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन बहुत होता है। एक है अमोनिया, ये एक कंपाउंड है, आयन नहीं है, दिस इज NH3। और अभी जो हमने पढ़ा वो है अमोनियम, ये एक आयन है पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो ये कंपाउंड है, न्यूट्रल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज वाला। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके सिवाय और कहीं पे कुछ नहीं है यहाँ पे कैटायंस में। ठीक है, मतलब हमारे लिए 10th क्लास में तो जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एनायंस की बात करते हैं। एनायंस में सबसे पहले आता है NO2-, दिस इज नाइट्राइट ITE। उसके बाद आता है NO3-, दिस इज नाइट्रेट ATE। उसके बाद आता है हाइड्रोक्साइड OH-। ठीक है, और उसके बाद आता है हाइड्रोजन कार्बोनेट या ऑल्सो कॉल्ड बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें ऐसे 4 है। सेकंड मतलब जिसकी वैलेंसी 2 होती है, इसमें हमारे पास 3 होंगे। एक है सल्फाइट SO3 2-, दिस इज सल्फाइट। उसके बाद SO4 2-, दिस इज सल्फेट ATE। और कार्बोनेट CO3 2-। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट में 2 है, एक है PO3 3-, दिस इज फॉस्फाइट। ठीक है, दिस इज फॉस्फाइट। और उसके बाद PO4 3-, दिस इज फॉस्फेट। तो यहां पे 4, यहां पे 3 7, यहां पे 2 9, और ये एक 10। ये 10 अगर आपने याद कर लिए पॉलीएटॉमिक आयंस के, ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट में पर मैग्नेट होता है, ठीक है ना, डाइक्रोमेट में डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट में डाइक्रोमेट होता है। तो इस तरीके से और भी हो सकते हैं, फिलहाल हमें नहीं चाहिए। हमारे 10th क्लास में अगर हमने इतना ही पढ़ लिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल के लिए आप इतने ही याद करिए लेवल 2 के तहत पॉलीएटॉमिक आयंस में। ठीक है, अब इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। डन, चलिए अब मैं आपको एक आध यूज दिखा देता हूं कि किस तरीके से क्रॉस वैलेंसी में इनको यूज करना है। ठीक है, अभी हमने लेवल 1 पढ़ लिया और हमने लेवल 2 पढ़ लिया। हम दोनों के ही एग्जाम्पल्स अब मिलाकर देखेंगे, लेवल 1 के और लेवल 2 के, फिर हम लोग लेवल 3 पे आगे बढ़ेंगे। लेवल 1 के हिसाब में हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स देखे थे। अब 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला ये कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा वो बिटवीन अ कैटायन एंड अ एनायन होगा। 2 कैटायन आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, 2 एनायन आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों एनायन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। अगर दोनों को ही चाहिए तो दे कौन रहा है? कोई नहीं, इसलिए नहीं होगा। 2 कैटायंस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही डोनेट कर रहे होंगे, तो फिर रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। इसीलिए ध्यान रखना कि हमेशा कैटायन और एनायन को लेके ही रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग क्रॉस वैलेंसी से एक एग्जांपल देखते हैं। मैं बनाना चाह रहा हूं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनाना चाह रहा हूं? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैंने यहां पे मैग्नीशियम लिख दिया और मैंने यहां पे क्लोरीन लिख दिया। मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी है 1। तो क्या करना है?
क्रॉस वैलेंसी करनी है, जिससे ये बन जाएगा Mg और यहाँ पे Cl के ऊपर आ जाएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1, ये हमने फर्स्ट वाले चार्ट में 20 एलिमेंट्स के उसमें पढ़ी थी। तो इस तरीके से अगर आपने इसको ऐसे क्रॉस किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं मान लो सोडियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, तो सोडियम में मैंने लिख दिया Na, इसका वैलेंसी है 1, और ऑक्सीजन इसका जो है इसका होता है O और इसका वैलेंसी होता है 2। तो मैंने इसको ऐसे क्रॉस किया तो Na के ऊपर 2 जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर 1 आएगा, एंड इट विल बिकम Na2O। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस वैलेंसी से हम फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मान लो कि इस बार मैं बनाना चाहता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg और O। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है। जब दो एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम हो जाती है इन क्रॉस वैलेंसी, उस टाइम पे हमें इसको क्रॉस या कैंसल आउट कर देना होता है। तो इसको बस ऐसे ही लिख देना है हमें, ये बन जाएगा MgO। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया एल्यूमिनियम और यहाँ ले लिया नाइट्रोजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, नाइट्रोजन की भी 3, तो दोनों कैंसल आउट हो गए और ये बन जाएगा ALN, विच इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इस तरीके से हमने फर्स्ट वाले के 4 एग्जांपल्स देख लिए। आप ऐसे घुमा फिरा के किसी भी कैटायन को किसी भी एनायन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप घर पे बैठ के उन 20 एलिमेंट्स के कैटायंस को और एनायंस को मिलाकर रिएक्ट करते रहिए। ठीक है, चलिए। सो आई होप आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का तो समझ में आ गया जो हमने लेवल 1 में पढ़ा था। अब हम लोग लेवल 2 और लेवल 1 को मिलाकर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए कि हमें बनाना है सोडियम सल्फेट। क्या बनाना है हमें? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया सोडियम Na और यहाँ पे ले लिया मैंने सल्फेट SO4। सोडियम की वैलेंसी है 1 और SO4 की वैलेंसी है 2। अब अगर मैं इसको क्रॉस करूंगा आई विल गेट Na2SO4, जो कि काफी लोग लिखते हैं NaSO4। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये गलती करते हुए देखी है। इसीलिए क्रॉस वैलेंसी के इन दोनों टेबल को आप पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसमें आएगा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं बनाना चाहता हूं यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इनका जो फॉर्मूला है कैल्शियम का है Ca और कार्बोनेट का है CO3। अब इन दोनों का ही जो वैलेंसी है वो है 2, और अभी अभी हमने देखा कि जब वैलेंसी सेम होती है तो इसको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। इससे बन जाएगा CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट विल बिकम CaCO3। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे Al, हाइड्रोक्साइड के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे OH। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है यहाँ पे 1। तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे क्रॉस करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाएगा 1 और OH, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, यहाँ पे OH के पूरे के ऊपर 3 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे OH और फिर लगाएंगे एक ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट मत बना दीजिएगा, ये राउंड ब्रैकेट है ऐसे। यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट, कई लोग ऐसा लिख देते हैं Al ऐसे बॉक्स ब्रैकेट के अंदर OH और यहाँ पे ऐसा 3। ठीक है, मे बी आपको इसकी अभी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, लेकिन बॉक्स ब्रैकेट हम लोग केमिस्ट्री में ऐसे इक्वेशंस को लिखने के लिए नहीं यूज करते हैं। हम इसको दूसरे पर्पसेस में यूज करते हैं, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन लिखने के लिए, नेसेंट क्लोरीन लिखने के लिए। ये समय के साथ साथ आपको समझ में आएगा कि कब कौन सा लिखना है, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि ऐसा रिप्रेजेंट करना गलत है। और
जब बात छिड़ी ही है तो एक और चीज का ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे अपनी कर्सिव हैंडराइटिंग के चलते वो एल्यूमिनियम को ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो है ये दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन ये केमिस्ट्री का एल्यूमिनियम नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों? देखिए अगर मैं मान लो यहाँ पे BMW का सिंबल बनाता हूँ, BMW गाड़ी सबको पता ही होगी। अब BMW के सिंबल में आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो है ऐसा शेडिंग होता है और उसके ऊपर यहाँ पे BMW ऐसा लिखा होता है। अब अगर मैंने इस सिंबल को चेंज करके अपने हैंडराइटिंग के अनुसार ऐसा कर दिया, BMW, क्या ये और ये सेम है? नहीं, क्योंकि ये किसी कंपनी ने लोगो ऐसा ही बनाया है, इसी को हम लोग मान्यता देंगे। ये अपने हैंडराइटिंग के हिसाब से हमने इसको कर्सिव कर लिया है, इसको मान्यता नहीं देंगे। सिमिलरली केमिस्ट्री में जब फॉर्मूलेज बनाए गए थे तो वो इस तरीके से ही लिखे गए थे, हम इसको अपने अकॉर्डिंग में चेंज करके ऐसे अपनी कर्सिव हैंडराइटिंग के हिसाब से सिंबल्स नहीं लिख सकते। आई होप आपको समझ में आया कि रीजन क्या है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना और दूसरा उधर बॉक्स ब्रैकेट नहीं बनाना, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। सो जो कैल्शियम फॉस्फेट है यहाँ पे लिख दिया मैंने Ca और यहाँ पे लिख दिया मैंने PO4। कैल्शियम का होता है 2 और फॉस्फेट का होता है 3। अब ये क्रॉस करके कैसे लिखेंगे? Ca के ऊपर आ जाएगा 3 Ca3 और फॉस्फेट PO4 इसके पूरे के ऊपर 2 है। तो अब ध्यान रखिए यहाँ पे नंबर नहीं था, यहाँ पे तो नंबर भी है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे PO4 और फिर उसके पूरे के ऊपर उस 4 के साथ ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे और फिर यहाँ लिखेंगे 2। सो ये हो जाएगा, दिस इज रेड एज कैल्शियम फॉस्फेट इज रेड एज Ca3PO4 होल ट्वाइस। सो कैल्शियम फॉस्फेट इज रेड एज Ca3PO4 होल ट्वाइस मतलब 2। इस तरीके से जो है हमें क्रॉस वैलेंसी के टेबल को लेवल 1 लेवल 2 को यूज करके फॉर्मूलाज लिखने हैं। तो आई होप आप यहाँ पे 4 एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, पहले हमने और 4 लिए थे। आप अब इस टेबल के जरिए इसमें जो भी आपको एनायंस मिल रहे हैं, फर्स्ट वाले टेबल में जो भी आपको कैटायंस मिले हैं, उन सब के साथ आप फॉर्मूले बनाने हैं। अमोनियम का भी एक यूज देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है लेवल 3 पे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो कि मेरे को बनाना है अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम इज NH4, कार्बोनेट इज CO3। तो क्या हम लोग इसको भी इसके साथ मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं, ये कैटायन है ये एनायन है, तो मिला सकते हैं। अब अमोनियम का जो वैलेंसी है वो है 1 और कार्बोनेट का जो वैलेंसी है वो है 2। तो अब अगर हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा NH4, यहाँ पे NH4 के बाद ब्रैकेट लगेगा होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे ये 2 जाना है। ध्यान रखिए ये 4 को अंदर लेना है ब्रैकेट के, ये पूरे के ऊपर 2 है और यहाँ पे CO3, ये CO3 के ऊपर क्या आना चाहिए? 1, तो 1 को नहीं भी लिखा अलग से तो चल जाता है, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताइए कि अगर मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज कर कर जो है इसका आप आंसर बनाइए, ठीक है ना। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर आपने अभी सही से बनाया होगा तो आपको मिलेगा Mg और यहाँ पे OH। Mg की वैलेंसी होती है 2 और OH की वैलेंसी होती है 1। तो यहाँ पे ये क्रॉस करके बन जाएगा Mg के ऊपर ये 1 गया तो कुछ नहीं, और OH जो है OH के पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगाकर मुझे लिखना है 2। देखिए कई सारे बच्चे इसको ऐसा लिख देते हैं MgOH2। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस पूरे के पूरे OH के ऊपर 2 लग रहा है। जब मैं इसको यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा MgOH2 तो ऐसा दिख रहा है कि ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर गया है, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं। तो अगर मैं एक्चुअल बेसिस पे बात करूं तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है
ऑक्सीजन, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट के बाहर 2 है तो ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब इसकी बात करूं तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है और हाइड्रोजन 2 है, तो ये तो गिनती में ही गड़बड़ होगी। इसका मतलब इसका मास भी गलत निकलेगा। अब मास निकालते वक्त 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यूज करेंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। होना तो ये चाहिए कि 1 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के मास होने चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमने इधर भी सीखा था AlOH फिर उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के 3, तो ये जो ब्रैकेट है इसको भूलना मत, पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो गलत हो जाएगा, आपकी बैलेंसिंग भी गलत हो जाएगी। आगे चल के जब हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे उसमें भी गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर विथ लेवल 1 एंड लेवल 2। अब हम लोग जाएंगे लेवल 3 सीखने के लिए। लेवल 3, अब लेवल 3 में क्या है? लेवल 3 में कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो कि हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में नहीं थे। ये जो सम अदर एलिमेंट्स है हमारे, ये भी मोनो एटॉमिक है, ठीक है, मोनो एटॉमिक आयंस। जैसे कि यहाँ पे ज्यादातर हमारे मेटल्स है, इनफैक्ट सारे के सारे जो भी हम पढ़ेंगे लेवल 3 में दे आर ऑल मेटल्स। मेटल्स अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तो वो बन जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम कहते हैं कैटायंस। तो इसमें सारे के सारे हमें कैटायंस ही नजर आएंगे। जैसे इसमें कौन कौन आता है? जैसे आता है जिंक, ठीक है, बेरियम, उसके बाद आता है लेड, उसके बाद आता है सिल्वर, ठीक है। अब एक छोटा सा टेबल बना लीजिए, उस टेबल में ये आ गए यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम, इधर लिखेंगे इनका सिंबल। सिंबल जैसे Zn का होता है, जिंक का होता है Zn, बेरियम का होता है Ba, लेड का होता है Pb, क्योंकि लेड का जो लैटिन नेम है वो है प्लम्बम, लास्ट ईयर 9th में आपने पढ़ा होगा। उसी तरह सिल्वर का होता है अर्जेंटिनम, अर्जेंटिनम के बेसिस पे ये बन जाएगा Ag। तो ऐसे ही जिंक का जो वैलेंसी है वो होता है Zn2+, मतलब वैलेंसी 2। ऐसे ही बेरियम का होता है Ba2+, मतलब वैलेंसी 2। लेड का Pb2+, मतलब वैलेंसी 2। और सिल्वर का होता है Ag+, मतलब वैलेंसी 1। इस तरीके से ये हमारे 4 एलिमेंट्स हो गए। इसके सिवाय कुछ और एलिमेंट्स है, जैसे कि हमारे पास आयरन है, आयरन के मल्टीपल वैलेंसीज होते हैं, जैसे उसकी वैलेंसी 2 भी होती है, कभी उसकी वैलेंसी 3 भी होती है। तो सर कब 2 लेना है कब 3 लेना है कैसे पता चलेगा सर? तो इसके लिए क्या है कि हमें इसके नाम से पता करना है। जैसे कि फेरस, फेरस बोल दिया तो फेरस का मतलब उसकी वैलेंसी 2, फेरिक बोल दिया तो उसकी वैलेंसी 3, ऐसे ही क्यूप्रस बोल दिया तो वैलेंसी 1 और क्यूप्रिक बोल दिया तो वैलेंसी 2। ऐसे ही कुछ कुछ एलिमेंट्स हमें देखने हैं, उसका टेबल जल्दी से देख लेते हैं। सो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आयरन से। आयरन का जो सिंबल होता है वो है Fe। क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नेम है फेरम, तो फेरम के बेसिस पे इसका Fe आ गया। अब इसकी जो 2 वैलेंसीज है, एक है फेरस, ये होगा Fe2+, इसकी वैलेंसी 2। ऐसे ही होता है फेरिक, फेरिक है Fe3+, और उसकी वैलेंसी है 3। ऐसे ही हमारे पास आता है कॉपर, तो कॉपर जो है इसका लैटिन नेम है क्यूप्रम, तो क्यूप्रम के बेसिस पे इसका सिंबल बनता है Cu, तो ये है क्यूप्रस, क्यूप्रस इज Cu+, इसका वैलेंसी 1। ऐसे ही क्यूप्रिक, क्यूप्रिक इज Cu2+, वैलेंसी इज 2। उसके बाद आता है मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी जो है इसका लैटिन नेम है हाइड्रोगायरम, हाइड्रोगायरम के बेसिस पे इसका जो सिंबल आता है वो है Hg, मर्क्यूरस Hg+, वैलेंसी इज 1। मर्क्यूरिक Hg2+, इसकी वैलेंसी है
2। बस यही है हमारे लेवल 3 के अंदर, इतने ही एलिमेंट्स है। ठीक है, सो कितने हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, टोटल 7 ही एलिमेंट है। इसमें से 3 की मल्टीपल वैलेंसी है। अब क्वेश्चन है कि एग्जाम में जब आएगा तो पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए आपको दे दिया है फेरस ऑक्साइड। अब फेरस ऑक्साइड में मैंने यहाँ पे लिख दिया Fe, यहाँ पे ऑक्साइड का ऑक्सीजन। अब यहाँ पे Fe के लिए, क्योंकि इधर बोला फेरस, तो यहाँ पे देखिए फेरस का वैलेंसी होता है 2 और ऑक्सीजन का हमें पहले से पता है इसकी वैलेंसी होती है 2। जब दोनों सेम होते हैं तो हमने पढ़ा था कि ये कट जाते हैं, तो ये बन जाएगा FeO। ठीक है, इस तरीके से समझ में आएगा कि हमें 2 यूज करना है, 3 यूज करना है। अगर ऐसे ही आपसे फेरिक ऑक्साइड पूछ ले तो फिर हमें ऐसे ही लिखना है Fe और इधर O, इसकी वैलेंसी इस बार 3, इसकी 2। अब करेंगे क्रॉस, तो ये बन जाएगा Fe2O3। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि इन्होंने हमें वैलेंसी 2 पूछा है या वैलेंसी 3 पूछा है, फेरस और फेरिक से। ठीक है, अब इसको लिखने का एक और भी तरीका होता है, वो ज्यादा आसान है वैसे। जैसे कि आपको पूछ दिया आयरन, ऐसे रोमन में 2 ऑक्साइड। देखिए ये पूछना बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ना वैलेंसी आपको क्वेश्चन में ही गिवन हो जाती है। यहाँ पे बोला आयरन 2 ऑक्साइड, तो ये जो 2 लिखा है इधर रोमन में, उसकी वैलेंसी दी हुई है, तो बस इसको आयरन लिखो Fe, उसका वैलेंसी लिख दो और क्रॉस करके बता दो। तो इसका हो जाएगा ऐसे ही आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इनको ऐसे समझ जाएंगे। अब मान लीजिए आपको कोई दे दे क्यूप्रस सल्फेट, मतलब वैलेंसी कितनी यूज करनी है, कॉपर में 1 होता है और 2 होता है, तो क्यूप्रस पूछा है मतलब वैलेंसी क्या लेनी है 1, तो यहां लिखेंगे Cu, इधर आ जाएगा 1, और सल्फेट SO4 इसका वैलेंसी होता है 2, ये क्रॉस होगा और बन जाएगा Cu2SO4। तो इस तरीके से क्यूप्रस सल्फेट आ गया। इसको और क्या दिया जा सकता था, कॉपर 1 सल्फेट, ऐसे। तो इस तरीके से बहुत आसान है इसको करना, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें जो है बाएं हाथ का खेल बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, आई होप ये समझ में आया, राइट। सो इस तरीके से क्यूप्रस सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लेवल 3 के सारे सब्सटेंसेस। अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आपके लिए कोई भी रिएक्शन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे हमने लेवल 2 देखा था, है ना, अब लेवल 2 में हमने सल्फर के कुछ टाइप्स देखे थे, जैसे सल्फाइट, सल्फेट, फॉस्फोरस के कुछ टाइप देखे थे, फॉस्फाइट, फॉस्फेट, है ना। तो अब इनको याद कैसे करना है, इनको याद करने की मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। अब ये टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, देखिए अगर हम लोग बात करें सल्फर की, तो सल्फर का वैलेंसी होता है 2। अब अगर मैं उसी के डेरिवेटिव्स की बात करूं, जैसे सल्फाइट, तो सल्फाइट होता है SO3 2-, मतलब वैलेंसी कितनी है, फिर से 2। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सल्फेट की, तो ये होता है SO4 2-, इसका मतलब इसकी भी वैलेंसी कितनी है 2। इसका मतलब अगर आपको सल्फर की वैलेंसी आती है, जो हमने फर्स्ट वाले लेवल में देखा था, तो आपको सल्फाइट और सल्फेट भी याद हो जाएगा अपने आप ही। उसी तरह अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस इसका वैलेंसी होता है 3, नाइट्रोजन के नीचे आता है फर्स्ट वाले टेबल में। तो फॉस्फोरस का अगर 3 है तो फॉस्फाइट जो है हमारा PO3 3-, इसका वैलेंसी 3 है फिर से। अगर हम बात करें फॉस्फेट की, तो फॉस्फेट इज PO4 3-, इसका भी वैलेंसी 3 है। इसका मतलब सल्फर और उसके दोनों डेरिवेटिव, सल्फाइट और सल्फेट, फॉस्फोरस और उसके दोनों डेरिवेटिव्स, इनके सबके वैलेंसी 3 है, तो इधर 2 और इधर 3। तो इस तरीके से अगर आपको लेवल 1 का
ये सल्फर फॉस्फर फॉस्फोरस याद है तो आप सल्फाइड सल्फेट फॉस्फाइड फॉस्फेट याद कर सकते हैं। अरे वाह सर, क्या हम लोग ऐसा नाइट्रोजन के लिए भी कर सकते हैं कि नाइट्राइट नाइट्रेट भी नाइट्रोजन जैसे याद हो जाए? नहीं, ध्यान दीजिए। अगर मैं ले लूं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का N3 माइनस होता है और इसकी वैलेंसी होती है 3। लेकिन अगर मैं बात करूं नाइट्राइट की, नाइट्राइट इज NO2 माइनस, मतलब वैलेंसी यहाँ पे मतलब माइनस दिया है, मतलब 1 माइनस है वो, इसकी वैलेंसी 1 है। और नाइट्रेट की बात करूं तो नाइट्रेट इज NO3 माइनस, दैट इज इसका मतलब भी इसका वैलेंसी 1 है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन 3 और नाइट्राइट और नाइट्रेट 1 ऐसे है। इसीलिए इनके तरह इधर लॉजिक मत लगा दीजिएगा, इधर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद करने के लिए ठीक है, बट वो सेम लॉजिक इधर मत अप्लाई करिए, चीजें गलत हो जाएंगी। बट आपको इसमें एक और चीज नजर आएगी, यहाँ पे देखिए जहां पे सल्फाइट है वहां पे SO3, यहाँ पे फॉस्फाइट है यहाँ पे PO3, और फिर सल्फेट है यहाँ पे SO4, यहाँ पे फॉस्फेट है PO4। इसका मतलब ITE से ATE एक नंबर बड़ा है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी दिखेगा, ITE में यहाँ पे NO2 है, ATE में NO3 है। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं, ITE एक नंबर छोटा, ATE एक नंबर बड़ा होता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर ऐसे ही आप लेवल 3 में देखेंगे तो वहां पे था फेरस फेरिक, फेरस वैलेंसी 2, फेरिक वैलेंसी 3, क्यूप्रस वैलेंसी 1, क्यूप्रिक वैलेंसी 2, OUS एक नंबर कम है, RIC एक नंबर ज्यादा है। इस तरीके से आप वो जो 3 नटखट थे हमारे, ठीक है, आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, उसके OUS फॉर्म की जो वैलेंसी है वो एक नंबर कम है और RIC फॉर्म की वैलेंसी एक नंबर ज्यादा है। आयरन में फेरस 2, फेरिक 3, क्यूप्रस में 1 और क्यूप्रिक में 2, और ऐसे मर्क्यूरस में 1 और मर्क्यूरिक में 2। इस तरीके से जो है आप चीजों को थोड़ा सा एनालाइज कर करके भी याद कर सकते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई आपको। अच्छा, इसके साथ ही बहुत ही एक और जरूरी सूचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत गलत होते हैं बच्चे, ठीक है। क्या है ये है कि अगर आप देखें, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन मिलाकर बनता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन गिव्स अस सोडियम क्लोराइड। क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज देखिए, सोडियम जो है ये हमारा कैटायन है, ये कैटायन का नाम यहाँ पे प्रोडक्ट में भी वही आया है, सोडियम का नाम सोडियम ही है, बट ये जो हमारा एनायन है, इस एनायन का नाम यहाँ जाके चेंज हो गया है, लास्ट में IDE आ गया है। ऐसा हर बार होगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने ले लिया यहाँ पे कैल्शियम और यहाँ ले लिया मैंने ऑक्सीजन, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन को मिलाने से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का नाम एज इट इज आया, ऑक्सीजन का नाम चेंज होकर IDE आ गया, ऑक्साइड आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहां पे लिखूं एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, IDE। अब ये क्यों समझा रहा हूं, देखिए दिक्कत ये होती है, मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लिया तो मैं यहाँ पे सिर्फ सिंबल में N लूंगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम Al और यहाँ पे सिर्फ N। ये IDE से प्रॉब्लम ये होती है, कंफ्यूजन हो जाता है ITE, नाइट्राइड का नाइट्राइट के साथ, ITE के साथ कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन के चक्कर में लोग यहाँ पे NO2 माइनस करके आ जाते हैं। समझिए, अगर यहाँ पे आपको IDE दिखा तो आपको ये पॉली एटॉमिक आयंस नहीं यूज करने हैं। हर जगह पे जहां पे IDE है ये हमारे लेवल 1 मोनो एटॉमिक आयंस के साथ आते हैं। तो मोनो एटॉमिक आयंस में नाइट्रोजन आता है जिसका सिंबल N है, NO2 माइनस नहीं। ऐसे ही सल्फाइड IDE बोला तो सल्फाइट ITE से कंफ्यूज नहीं होना है। सल्फाइड बोला मतलब सिंबल सिर्फ सल्फर का S आएगा, और अगर सल्फाइट बोला ITE तो उसके सिंबल में SO3 2 माइनस आएगा।
आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम का है 3 और नाइट्रोजन का भी है 3, ये दोनों कट हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा AlN, ना कि AlNO2 होल थ्राइस। ये कब बनता? जब ये एल्यूमिनियम नाइट्राइट होता, तब ये NO2 आता और उसका वैलेंसी 1 होता, तो एल्यूमिनियम के ऊपर 1 आता और एल्यूमिनियम का 3 इधर चले जाता। आई होप ये डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड रहा तो AlN आएगा और एल्यूमिनियम नाइट्राइट रहा तो AlNO2 होल थ्राइस आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम और सल्फर, इससे बनेगा मैग्नीशियम सल्फाइड। इसका मतलब Mg+S, इसका 2 और इसका भी 2, ये कैंसिल होके बनेगा Mgs। अगर ये यहाँ पे सल्फर के बदले सल्फाइट दे देते, सल्फर के बदले क्या दे देते? सल्फाइट। तो सल्फाइट देने से बन जाता ये MgSO3 2-, तो ये 2- लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, ये कैंसिल होके बन जाते MgSO3। तो ये और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आई होप आई एम क्लियर। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग जो है, हम लोग कुछ मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस करते हैं। हर एक लेवल से मिलाकर मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उन क्वेश्चंस को आप बनाइए, ठीक है। मैं आपको एक एक करके यहाँ पे लिखते हुए जाऊंगा, लिखा हुआ दूंगा। उसके बाद जो है आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा थोड़ा, और वीडियो को पॉज करके उनका आंसर्स लिखिए, और उसके बाद जब आपका हो जाए तो आप उसके बाद वीडियो को ऑन करके मैं जो आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा उसको मैच कर लीजिए, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, इन सबका आपको फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। ये आपके कुछ 5 क्वेश्चंस हो गए। तो आप जल्दी से इसको पॉज करिए और उसके बाद इसको पूरा कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद आप इसको फिर से प्ले करिएगा, जहां पे मैं आपको आंसर्स बताऊंगा इनके, ठीक है। चलिए, ठीक है। आई होप आपने अभी अपने आंसर्स लिख लिए होंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg और OH, Mg की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, तो क्रॉस होके ये बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट में Ca और यहाँ पे PO4, कैल्शियम 2 फॉस्फेट 3, क्रॉस होगा बन जाएगा Ca3PO4 होल ट्वाइस। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पे ATE है, ध्यान रखना। तो सोडियम इज Na एंड नाइट्रेट इज NO3, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी भी 1 कट हो जाएगी, बन जाएगा NaNO3। उसके बाद कैल्शियम फॉस्फाइड, यहाँ पे IDE है, तो PO3 PO4 कुछ भी नहीं, सिर्फ P लिखना है। तो कैल्शियम इज 3 एंड फॉस्फोरस इज P, तो ये फॉस्फोरस से फॉस्फाइड आया है, तो कैल्शियम का आ जाएगा 2 और फॉस्फोरस का आ जाएगा 3, तो ये क्रॉस होकर बन जाएगा Ca3E2। और उसके बाद एल्यूमिनियम नाइट्राइड, तो एल्यूमिनियम इज Al एंड नाइट्राइड इज ओनली प्योर नाइट्रोजन, दोनों का ही 3 3 होता है, ये 3 3 कट हो जाएंगे और बन जाएगा AlNO।
एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये है आपके पांचों के आंसर्स। पहला वाला MgOH होल ट्वाइस, दूसरा Ca3PO4 होल ट्वाइस, थर्ड इज NaNO3, फोर्थ इज Ca3P2 एंड AlN। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आप इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तीनों लेवल आपने आज पढ़ लिए, तीनों लेवल के क्वेश्चंस, कैटायंस को लीजिए, एनायंस को लीजिए और मिक्स करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चंस भी कोई प्रैक्टिस करके थोड़ी आया था कि यही दूंगा, तो मैंने जो है कैटायन लिया, एनायन लिया, रिएक्ट कर दिया। अब क्या ध्यान रखना है, देखिए हमेशा रिएक्शन कैटायन और एनायन के बीच में ही होता है। ठीक है, कैटायन और कैटायन के बीच में रिएक्शन नहीं होगा, एनायन और एनायन के बीच में भी रिएक्शन नहीं होगा। लॉजिकली सोचिए, कैटायंस वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एनायंस वो है जो रिसीव करते हैं। तो डोनेट और रिसीव करने वाले ही तो आपस में जुड़कर एक रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे दो देने वाले लोग या दो लेने वाले लोग, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, ये दोनों ही अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट ही कर रहे हैं तो फिर रिएक्ट कैसे करेंगे? दोनों ही दे रहे हैं, तो कोई ले तो नहीं रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट इज वाई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इधर भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस करते वक्त किसी भी लेवल के कैटायन को पकड़िए, किसी भी लेवल के एनायन को पकड़िए, रिएक्ट करके उसका नाम बनाइए। ठीक है, अगर आप मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो ध्यान रखिए एनायंस में लास्ट में IDE आएगा। ठीक है ना, वहां पे ATE या ITE नहीं आता मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स में, अगर उसका एनायन के साथ काम कर रहे हैं तो। ठीक है ना, तो आप मेरे को कमेंट करके इसके स्कोर्स बताइए कि आपके 5 में से कितने करेक्ट हुए। और ऐसे ही आपको कोई भी डाउट आता है, आप मान लीजिए कोई भी कैटायन कोई भी एनायन को रिएक्ट कर रहे हैं और आपको नहीं वो समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको मैं उसका आंसर पर्सनली कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज, वी विल कंटिन्यू की व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हाउ डू केमिकल रिएक्शंस अकर। उसमें अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। देयर आर सर्टेन ट्रिक्स टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। आई विल बी सॉल्विंग दोज इन द क्लास। एंड मेरे हिसाब से अगर आपने ये 2 पार्ट्स अच्छे से कवर कर लिए हैं, जहां पे आपको रिएक्शन क्यों होता है और क्रॉस वैलेंसी से फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं, ये आ गया, आगे के सारे पार्ट्स आपके एकदम मक्खन की तरह चलेंगे। आपको ये चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आप खुद कर पाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू।